नमस्कार दोस्तों, आपका स्वागत है आपके अपने YouTube चैनल जीके बाय संदीप खानसा सर पे। मैं आपका दोस्त आज और एक बेहतरीन लेक्चर लेके आपके सामने हूं। और जो हमने सीरीज़ स्टार्ट कर रखी है उसी सीरीज़ के अंदर आज हरियाणा का एक और प्रीवियस ईयर पेपर का सोल्यूशन करेंगे, जीके का पोर्शन करेंगे, अच्छी तरह से एक्सप्लेन करेंगे। और जो बच्चा तैयारी कर रहा है उसके लिए तो गोल्डन चांस है। जो अभी अपने आप को खुद को निखार के लेके आएगा ना, आने वाले जो दिन है ना, जैसे ही लॉकडाउन ख़त्म होगा ना, उनके अच्छे दिन स्टार्ट हो जाएंगे। ठीक है, तो अपने आप पे मेहनत करते रहिए, अपने आप को इंक्रीज करते रहिए। ठीक है, और ज़्यादा से ज़्यादा सीखने की कोशिश करें। तो आज का पहला क्वेश्चन कौन सा रहेगा? हरियाणा विकास पार्टी की स्थापना किसने की थी? हरियाणा विकास पार्टी की स्थापना किसने की थी? हरियाणा विकास पार्टी की स्थापना किसने की थी? तो ऑप्शन देखो इसमें बंसीलाल, देवीलाल, भजनलाल और भगवत दयाल। तो हरियाणा विशाल पार्टी की स्थापना किसने की थी? चौधरी बंसीलाल ने। चौधरी बंसीलाल ने कौन सी पार्टी की स्थापना की थी? तो हरियाणा विशाल पार्टी की। उनका जो चुनाव चिन्ह क्या था? चुनाव चिन्ह आ जाए तो लड़का लड़की, लड़का लड़की, यानी हरियाणा विशाल पार्टी की स्थापना किसने की थी? तो चौधरी बंसीलाल ने। हरियाणा विशाल पार्टी आ जाए ना, हरियाणा विशाल पार्टी, तो इसकी स्थापना किसने की थी? राव वीरेंद्र सिंह ने। राव वीरेंद्र सिंह जो क्या थे? हरियाणा के पहले गैर कांग्रेसी सीएम। कौन थे? राव वीरेंद्र सिंह। क्या थे? हरियाणा के पहले, हरियाणा के प्रथम गैर कांग्रेसी सीएम, गैर कांग्रेसी मुख्यमंत्री। कौन थे? राव वीरेंद्र सिंह। बंसीलाल का जिक्र करें तो हरियाणा का लौह पुरुष किसे कहते हैं? बंसीलाल को। हरियाणा का विकास पुरुष, हरियाणा का विकास पुरुष किसे कहते हैं? बंसीलाल को। ठीक है, और इनके नाम से जो स्टेडियम है वो लाल ही रोहतक में रहेगा, चौधरी बंसीलाल स्टेडियम। अगर चौधरी बंसीलाल विश्वविद्यालय आ जाए ना तो वो भिवानी के अंदर रहेगा। ठीक है, और इन्हीं के शासनकाल में 1970 में क्या हुआ था? हरियाणा के सभी गांव में बिजली आई थी। ठीक है, यानी ये ऑप्शन हम इनसे बना सकते हैं। भजनलाल की बात करें तो हर एग्जाम के अंदर हरियाणा के सीएम से क्वेश्चन पूछा गया। पिछले जो पेपर हमने सोल्यूशन किया उसमें भजनलाल का मैंने जिक्र किया। हरियाणा के जो सिरमौर किसे कहते हैं? भजनलाल को कहते हैं। ठीक है, हरियाणा का जो बिश्नोई समाज का सिरमौर किसे कहते हैं? तो वो भजनलाल को कहते हैं। ठीक है, तो देवीलाल का भी उसमें जिक्र किया था। तो यानी हर पेपर के अंदर हरियाणा के सीएम से क्वेश्चन पूछा जाता है। अगला क्वेश्चन कौन सा है? पटौदी नगर से किस क्रिकेट खिलाड़ी का संबंध है? पटौदी नगर, पटौदी नगर से किस क्रिकेट खिलाड़ी का संबंध रहेगा? कपिल देव का। कपिल देव का संबंध चंडीगढ़ से है। नवाब मंसूर अली, तो नवाब मंसूर अली पटौदी, तो इनका संबंध कहाँ से रहेगा? तो पटौदी नगर से रहेगा। ठीक है, ये क्वेश्चन पूछा गया है। और क्वेश्चन कौन सा? गोहाना में किले का निर्माण किस राजा के द्वारा किया गया? यानी गोहाना के किले का निर्माण, गोहाना का किला, गोहाना का किला किसने बनवाया था? तो पृथ्वीराज चौहान ने। पृथ्वीराज चौहान ने कौन सा किला बनवाया था? गोहाना का किला। और कौन सा किला बनवाया था? झांसी का किला भी। झांसी का किला किसने बनवाया था? पृथ्वीराज चौहान ने बनवाया था, गोहाना का किला। और गोहाने का क्या मशहूर है? गोहाने की जलेबी मशहूर है भाई, रोहतक की रेवड़ी और गज्जक। और गोहाने की क्या है? जलेबी। ठीक है, और पीर जमाल की मजार आ जाए तो वो कहाँ रही? गोहाना में। पीर जमाल की मजार ये भी कहाँ रहेगी? गोहाना के अंदर रहेगी। ठीक है, और अगला क्वेश्चन कौन सा रहेगा? पंडित जसराज शास्त्रीय संगीतक का जन्म कहाँ हुआ था? पंडित जसराज का जन्म, पंडित जसराज का जन्म। आज भी HSC क्या मानती है?
हिसार मानती है भाई। लेकिन इनका जन्म कहाँ हुआ था? इनका जन्म हुआ था पीली मंदोरी गांव फतेहाबाद में। पीली मंदोरी गांव में फतेहाबाद में। कौन सा संगीत है? शास्त्रीय संगीत। पीछे से इनकी मृत्यु भी हो गई थी। जन्म हुआ था 1930 के अंदर, 28 जनवरी 1930 के अंदर, ठीक है। और कहाँ पे हुआ था? पीली मंदोरी में। लेकिन अच्छा सिक्का मानती है, हिसार मानती है। इनका जन्म हुआ था फतेहाबाद के अंदर। और किस घराने से थे? ये मेवात घराने से थे। संगीत का जो घराना होता ना, मेवात घराने से इनका संबंध था। यानी पंडित जसराज का जन्म कहाँ हुआ मानना है शशि ने? तो हिसार मानना है, ठीक है। वीडियो अच्छी लगे ना तो कमेंट करके बता दिया क्या करो, और क्वालिटी कैसी है वीडियो की वो भी मेरे दोस्तों बता दिया करो। तो अगला क्वेश्चन कौन सा? रत्नावली किसकी प्रसिद्ध रचना है? बहुत बार देखो, महाराजा हर्षवर्धन से कोई भी एग्जाम उठा के देख लो, ये अपनी शायद 8वीं या 9वीं क्लास है, जो भी क्लास है ना, 9वीं क्लास है, तो इसके अंदर हर्षवर्धन से कोई भी क्लास देख लो अपनी, राजा हर्षवर्धन से हर क्लास के अंदर, हर पेपर के अंदर क्वेश्चन पूछा गया है। चाहे वो स्वांग हो भाई, किसके शासनकाल में आया, या कोई पुस्तक हो। तो इसमें क्या पूछा है? रत्नावली किसकी प्रसिद्ध रचना है? तो रत्नावली किसकी प्रसिद्ध रचना रहेगी? हर्षवर्धन की। और कौन सी थी इनकी? नागानंद प्रियदर्शिका। तो ये किनकी रचना थी? इनके दरबारी कवि कौन थे? बाण भट्ट। और इनकी कौन सी रचना थी? हरिश्चरित। हरिश्चरित किनकी रचना थी? तो ये बाण भट्ट की रचना थी। किसके दरबारी कवि थे? हर्षवर्धन के। और इन्हीं के शासनकाल में कौन आया था? चीनी यात्री ह्वेन-त्सांग। और क्वेश्चन क्या पूछा गया इनसे? इन्होंने अपनी राजधानी किसे बनाया था? हरियाणा की राजधानी, हरियाणा के अंदर कुरुक्षेत्र के अंदर अपनी राजधानी बनाया था थानेश्वर को, जिसे प्राचीन नाम थानेश्वर कहते हैं। और किस वंश से थे? ये पुष्यभूति वंश से। ये क्वेश्चन भी पूछा गया है। और पुष्यभूति वंश का दूसरा नाम क्या था? वर्धन वंश। ये जेईई के एग्जाम में पूछा गया था। थानेश्वर। दूसरी राजधानी किसे बनाया था? कन्नौज को। ये क्वेश्चन भी पूछा गया था, ठीक है। जो बोर्ड पे लिख रहा हूं ना, वो सारे क्वेश्चन पूछे गए थे। और नर्मदा नदी के किनारे चालुक्य वंश के किस राजा ने रहया था? तो पुलकेशियन द्वितीय। पुलकेशियन द्वितीय ने रहया था। यानी ये क्वेश्चन भी पूछा गया था। और ये हमें जानकारी कहां से मिलती है? एओल अभिलेख से। एओल अभिलेख से। यानी ये क्वेश्चन पूछे गए हैं, ठीक है। चीनी यात्री ह्वेन-त्सांग की जो पुस्तक थी वो कौन सी थी? सीयू की पुस्तक थी, ठीक है। यानी ये क्वेश्चन जो मैंने बोर्ड पे लिखे ना, ये प्रीवियस ईयर के एग्जाम में पूछे गए हैं। और कोई भी प्रीवियस ईयर एग्जाम उठा के देख लो, हर्षवर्धन से 100% मैं कहता हूँ कि पेपर में क्वेश्चन मिला है। क्योंकि ये हमारी 9वीं क्लास है, और 9वीं क्लास में सभी क्लास के अंदर प्रीवियस ईयर के जो पेपर वहाँ से हर्षवर्धन में क्वेश्चन आया है। अच्छी तरह से रट लो, ठीक है। और अगला क्वेश्चन कौन सा रहेगा? सर छोटूराम ने कानून की शिक्षा कहाँ से प्राप्त की? सर छोटूराम ने कानून की शिक्षा कहाँ से प्राप्त की? तो वो आगरा कॉलेज से। आगरा कॉलेज से क्या दिया था? कानून की शिक्षा। कानून की शिक्षा। और क्वेश्चन कौन से बनते हैं? इनका जन्म कहाँ हुआ था? 24 नवंबर 1881 के अंदर। 1881 में कहाँ हुआ था? गड्डी सांपला, रोहतक के अंदर। गड्डी सांपला रोहतक के अंदर। वर्तमान में गड्डी सांपला क्या कहते हैं? छोटूराम नगर। छोटूराम नगर। बचपन के नाम इनका क्या था? रिछपाल। बचपन का नाम क्या था? रिछपाल था। और जो भाखड़ा बांध इनका जन्मदाता किसे कहते हैं? सर छोटूराम को क्या कहते हैं? भाखड़ा बांध का जन्मदाता। भाखड़ा बांध का जन्मदाता।
और इनकी एक पत्रिका बहुत बार एग्जाम के अंदर पूछी जाती है, कौन सी थी? जाट गजट। जाट गजट कब प्रकाशित हुई थी? 1916 के अंदर, और उर्दू भाषा के अंदर प्रकाशित हुई थी और साप्ताहिक पत्रिका थी। इनसे ये क्वेश्चन पूछे गए हैं जाट गजट से भी। कौन सी पत्रिका थी? जाट गजट। कब प्रकाशित हुई थी? 1916 के अंदर। ठीक है, वीडियो चेक करनी पड़ती है दोस्तों, क्योंकि अकेला ही शूट करता हूँ तो कहीं कुछ गड़बड़ ना हो जाए। तो इनका जन्म कब हुआ था? 24 नवंबर 1881 को। कौन सी पत्रिका थी? जाट गजट। उर्दू भाषा के अंदर प्रकाशित हुई थी। उर्दू भाषा के अंदर। कानून की शिक्षा कहाँ से ली थी? तो आगरा कॉलेज से। और उन्होंने, इन्हें क्या था, अंग्रेजों ने कौन सी उपाधि दी थी? राय बहादुर की उपाधि दी थी और सर की उपाधि। तो राय बहादुर की उपाधि कब मिली थी? 1927 के अंदर। 1927 में राय बहादुर की, और 1937 के अंदर 10 साल बाद मैंने सर की उपाधि मिली थी। ठीक है, और 1923 के अंदर इन्होंने क्या किया था? यूनियनिस्ट पार्टी की स्थापना की थी। यूनियनिस्ट पार्टी की स्थापना की थी। कब? 1923 के अंदर। 1924 के अंदर क्या किया था? जमींदारा लीग की स्थापना। जमींदारा लीग की स्थापना कब की थी? 1924 के अंदर की थी। और 1938 के अंदर इन्होंने क्या किया था? मार्केटिंग बोर्ड की स्थापना की थी 1938 के अंदर। ये किसी ने नीचे बनते हैं और पूछे भी गए हैं। मार्केटिंग बोर्ड का गठन कब किया था? तो 1938 के अंदर किया था। और जमींदारों और किसानों का नेता किन्हें कहा जाता है? सर छोटू राम को कहा जाता है, क्योंकि उन्होंने उस समय भी किसानों और जमींदारों के लिए क्या किया था? संघर्ष किया था। किसानों और जमींदारों के लिए क्या किया था? संघर्ष किया था। और आज के टाइम में क्या है? जमींदार और किसान जो सरकार के साथ संघर्ष कर रहे हैं। पता नहीं क्या होगा इस सरकार का और किसानों का, क्योंकि बहुत बुरे हालात हो चुके हैं प्रदेश के अंदर। आने वाले समय तो बहुत विकट परिस्थितियों के लिए सोच भी नहीं सकते, इतने बुरा हालात होने वाले हैं। क्योंकि इनका शादी वगैरह हुई नहीं है। खट्टर हुए, मोदी हुए, योगी हुए, इनका कुछ जाना नहीं है और हमारा ये कुछ छोड़ेंगे नहीं। इस सरकार के अंदर कोई भी देख लो, स्टूडेंट भी देख लो, चाहे कर्मचारी देख लो, चाहे किसान देख लो, जमींदार देख लो, सारे के सारे दुखी हैं। ठीक है। अगला क्वेश्चन कौन सा रहेगा? शेख चिल्ली का मकबरा हरियाणा के निम्न में से किस स्थान पर है? शेख चिल्ली का मकबरा, शेख चिल्ली का मकबरा कहाँ रहेगा? तो ये रहेगा थानेसर में। ठीक है। शेख चिल्ली थे ना, ये शाहजहां के पुत्र दारा शिकोह के धर्मगुरु थे। दारा शिकोह के धर्मगुरु थे। तो अगर हरियाणा जी किया जाए तो उसमें दारा शिकोह ऑप्शन में ना, दारा शिकोह ने कौन सा मकबरा बनाया था? शेख चिल्ली का मकबरा बनाया था। लेकिन इंडिया जी के अंदर शाहजहां को माना जाता है। शाहजहां ने कौन सा मकबरा बनाया था? शेख चिल्ली का मकबरा बनाया था। ये कहाँ रहेगा? थानेसर, कुरुक्षेत्र के अंदर। ठीक है। अगला क्वेश्चन कौन सा रहेगा? पश्चिमी यमुना नहर किस स्थान से यमुना नदी से निकाली गई है? देखो, नदियों से भी हर एग्जाम के अंदर क्वेश्चन पूछे गए हैं। नदियों से देखो, क्वेश्चन घुमा फिरा के वही पूछे जाते हैं, कोई ज़्यादा अलग तो है नहीं, लेकिन क्या थोड़ा घुमा दिया जाता है। तो पश्चिमी यमुना नहर, पश्चिमी यमुना नहर यमुना नदी से किस स्थान से निकाली गई है? जो पीछे जो 1 या 2 पेपर हमने किया उसमें क्या पूछा था? काकरो सूक्ष्म जल विद्युत परियोजना किस नदी, किस नहर के ऊपर है? तो ये कौन सी थी? पश्चिमी यमुना नहर। कहाँ से निकाली गई है? ये निकाली गई यमुनानगर में, यमुनानगर में। ठीक है। यमुना नदी के ऊपर से 2 नहरें निकाली गई थी 1879 के अंदर, पश्चिमी यमुना नहर और पूर्वी यमुना नहर। यमुना नहर, जो पूर्वी यमुना नहर है ये उत्तर प्रदेश के अंदर चली जाती है, लेकिन पश्चिमी यमुना नहर कहाँ है? हरियाणा के अंदर। ठीक है। ऑप्शन देखो, सालावास, करनाल, ताजेवाला, हथनीकुंड, बैराज और भाखड़ा नांगल। तो ये किस स्थान से निकाली गई थी? ताजेवाला नामक स्थान से, हथनीकुंड बैराज से। हथनीकुंड बैराज से। हथनीकुंड बैराज को क्या कहा जाता है? मछुआरों का
सौरभ किसे कहा जाता है? तो अथनी कुंड बैराज को कहा जाता है। कब निकाली गई थी? 1879 के अंदर दो नहरें निकाली गई थी, यमुना नदी से पश्चिमी यमुना नहर और पूर्वी यमुना नहर। जो पश्चिमी यमुना नहर है हरियाणा की प्रमुख नहर रहेगी, ठीक है। इसके ऊपर ही सोनीपत के अंदर क्या है? काकरोई सूक्ष्म जल विद्युत परियोजना है, ठीक है। ये क्वेश्चन से हम बना सकते हैं। बाकी हर एग्जाम के अंदर यहाँ से क्वेश्चन पूछे गए हैं। अगला क्वेश्चन कौन सा रहेगा? हरियाणा का पहला सैनिक स्कूल कहाँ स्थापित किया गया? हरियाणा का पहला सैनिक स्कूल, हरियाणा का पहला सैनिक स्कूल, सैनिक स्कूल कहाँ स्थापित किया गया था? देखो, हिसार, कुंजपुरा, मधुबन, मानेसर। तो ये कहाँ स्थापित किया गया था? 1961 के अंदर कुंजपुरा करनाल में, कुंजपुरा करनाल में स्थापित किया गया था। उसके बाद में रेवाड़ी के अंदर भी सैनिक स्कूल बन रहा है भाई। रेवाड़ी के अंदर कब बना था? 2008 के अंदर। रेवाड़ी के अंदर कब? 2008 में। मातेनहाल झज्जर के अंदर ही प्रस्तावित बन रहा है। कौन सा सैनिक स्कूल बन रहा है? कितने सैनिक स्कूल हो गए? 3 हो गए हरियाणा के अंदर, ठीक है। यानी सैनिक स्कूल आ जाए, पहला सैनिक स्कूल कहाँ स्थापित किया गया था? तो कुंजपुरा करनाल के अंदर, ठीक। अगला क्वेश्चन कौन सा रहेगा? बल्लभगढ़ का अंतिम राजा जिसे 18 स्थान के स्वतंत्रता संग्राम में वीरता का परिचय दिया, तो राजा नार सिंह। ये पिछले पेपर में हम कर चुके हैं, ठीक है। सबसे बड़ा पशुधन फार्म हरियाणा के किस नगर में स्थित है? तो ये हरियाणा के सबसे बड़ा पशुधन फार्म, पशुधन फार्म कहाँ रहेगा? तो हिसार के अंदर रहेगा। सबसे बड़ा पशुधन फार्म तो कहाँ रहेगा? हिसार के अंदर। एशिया का सबसे बड़ा पशुधन फार्म बोलते हैं भी। और एशिया की सबसे बड़ी ऑटो मार्केट भी कहाँ है? ऑटो मार्केट ये भी कहाँ है? हिसार के अंदर रहेगी। भेड़ प्रजनन केंद्र आ जाए तो भेड़ प्रजनन केंद्र कहाँ रहेगा? हिसार में। भैंस प्रजनन केंद्र ये भी कहाँ है? हिसार के अंदर। सूअर प्रजनन केंद्र ये भी हिसार के अंदर है भाई। और कौन सा है? असव प्रजनन केंद्र ये भी कहाँ है? हिसार के अंदर रहेगा। ब्लूबर्ड झील भी हिसार के अंदर है, ठीक है। ब्लैकबर्ड हांसी के अंदर है। और गुजरी महल भी कहाँ है? हिसार के अंदर है। 40 हाफिज का मकबरा कहाँ है? हिसार के अंदर है। मिठा पीर की दरगाह कहाँ है? वो भी हिसार के अंदर रहेगा। 4 कुतुब की दरगाह हांसी के अंदर रहेगी। यानी ये क्वेश्चन यहाँ से पूछे जाते हैं, ठीक है। अगला क्वेश्चन कौन सा है? हरियाणा में तोमर राजाओं द्वारा निम्नलिखित में से क्या बनवाया गया था? तोमर राजाओं द्वारा सूरज कुंड बनाया था, जैसे मयूर झील भी कहते हैं। मयूर झील ये कहाँ रहेगा? फरीदाबाद के अंदर, ठीक है। अगर सूर्य कुंड मंदिर आ जाए तो ये कहाँ है? ये यमुनानगर के अंदर है भाई। किसने बनाया था? तोमर राजाओं ने बनवाया था। वर्तमान में सूरज कुंड का मेला भरता है फरवरी महीने। अब की बार तो नहीं भरा, 35वां, पिछली बार 34वां भरा था। पहली बार कब भरा था? तो 1987 के अंदर भरा था, ठीक है। पहली बार सूर्य कुंड जो मेला भरा था, ठीक है। जो विदेशी जो शिल्पकार है ना, कलाकार है, वो कहाँ पे आते हैं? सूर्य कुंड के मेले में आते हैं। यानी हर साल भरता है, लेकिन अब की बार कोविड के चक्कर में ये नहीं भरा। इस कोविड तो सब कुछ ले बैठा। तो अगला क्वेश्चन कौन सा रहेगा? पानीपत के बावली में कौन सा कारखाना है? पानीपत के बावली के अंदर बहुत बार पूछा गया। पानीपत के बावली गांव में कौन सा है? तो ये तेल शोधक कारखाना रहेगा भी। देखो, उद्योग से भी लगभग हर एग्जाम के अंदर क्वेश्चन पूछे गए हैं। तेल शोधक कारखाना कहाँ रहेगा? बावली गांव में, पानीपत में। पहले ये कहाँ था? पहले ये करनाल के अंदर बना था 1980 के अंदर। 1980 के अंदर जब 1989 के अंदर हरियाणा के अंदर 4 जिले बने थे, जिसमें पानीपत ही बना था। तो फिर ये किस स्थान पे आ गया? तो ये पानीपत जिले के अंदर आ गया। तो इसे पानीपत तेल शोधक कारखाना कहते हैं, ठीक है। कब बना था? 1980 के अंदर बना था, करनाल के अंदर। लेकिन जब पानीपत जिला बना तो ये बावली गाँव कहाँ आ गया? पानीपत के अंदर आ गया। अगला क्वेश्चन कौन सा? हरियाणा सरकार में उद्योग व वाणिज्य
और औद्योगिक प्रशिक्षण मंत्रालय किसके पास है? देखो उद्योग क्योंकि ये क्वेश्चन पेपर है ना, ये 2019 से पहले का है, ठीक है। उद्योग व वाणिज्य जो मंत्री है ना वो कौन रहेंगे? दुष्यंत चौटाला। उद्योग व वाणिज्य मंत्रालय कौन है? दुष्यंत चौटाला के पास है, ठीक है। अगर आ जाए औद्योगिक प्रशिक्षण तो ये रहेगा मूलचंद शर्मा का। औद्योगिक प्रशिक्षण किसके पास है? मूलचंद शर्मा के पास, मूलचंद शर्मा के पास रहेगा, ठीक है। मूलचंद शर्मा का जो विधानसभा क्षेत्र है वो बल्लभगढ़ रहेगा, लेकिन दुष्यंत चौटाला कहाँ रहेगा? उचाना के अंदर रहेगा, हरियाणा के डिप्टी सीएम, ठीक है। जिसने सबसे ज़्यादा जनता के साथ धोखा किया, एक बीजेपी के खिलाफ वोट लेने के बाद और फिर बीजेपी की गोद में ही जाके बैठ गया, ठीक है। ये राजनीतिक लोग ऐसे ही होते हैं। और अगला क्वेश्चन कौन सा रहेगा? अरावली का गोल्फ मैदान हरियाणा के किस जिले में? अरावली का गोल्फ मैदान हरियाणा के किस जिले में? अरावली का गोल्फ मैदान, ऑप्शन देखो हरियाणा के किस जिले के अंदर है, ठीक है। ऑप्शन कौन सा रहेगा इसमें? इसमें रहेगा महेंद्रगढ़, रेवाड़ी, भिवानी और फरीदाबाद। तो ये कहाँ रहेगा? फरीदाबाद के अंदर रहेगा। और कौन सा रहेगा फरीदाबाद के अंदर? बल्लभगढ़, ठीक है। बल्लभगढ़ का जो राजा था नार सिंह, तो नार सिंह स्टेडियम भी कहाँ रहेगा? फरीदाबाद के अंदर रहेगा, ठीक है। हरियाणा राज्य खेल परिसर वो भी कहाँ है? फरीदाबाद के अंदर। हरियाणा राज्य खेल परिसर ये भी कहाँ रहेगा? ये भी फरीदाबाद के अंदर रहेगा। भिवानी के अंदर कौन सा है? भीम सिंह स्टेडियम। भीम सिंह स्टेडियम कहाँ है? भिवानी में। ये क्वेश्चन पूछे गए हैं, ठीक है। चौधरी देवीलाल स्टेडियम आ जाए तो वो कहाँ रहेगा? गुरुग्राम और पंचकुला में। पंचकुला वाला भी पूछा गया है, ठीक है। अगला क्वेश्चन कौन सा रहेगा इसमें? एक बार वीडियो देख लेता हूँ, सही बन रही है नारी। अभी तक तो सही चल रही है, बाकी देखो। अगला क्वेश्चन कौन सा है? मोहनजोदड़ो में कौन सी संरचना मिली है जो सबसे महत्वपूर्ण है? यानी मोहनजोदड़ो सिंधु घाटी सभ्यता का, हड़प्पा सभ्यता का एक स्थल है। मोहनजोदड़ो किस नदी के किनारे था? यह सिंधु नदी के किनारे था। खोज किसने की थी? राखलदास बनर्जी ने। राखलदास बनर्जी ने कब की थी? 1922 के अंदर। 1922 के अंदर राखलदास बनर्जी ने इनकी खोज की थी, ठीक है। अगर आज हड़प्पा संस्कृति की खोज किसने की थी? दयाराम साहनी ने 1921 के अंदर हड़प्पा शहर की खोज की थी। और हड़प्पा शहर से संबंधित ही कौन सा शहर था? मोहनजोदड़ो, जिसे क्या कहते हैं? मृतकों का टीला। मृतकों का टीला क्या मिला यहाँ से? ठीक है, यहाँ से मिला है। अभी पूछा गया अभी सबसे जो महत्वपूर्ण चीज थी कौन सी थी? संरचना मिली है जो सबसे महत्वपूर्ण है, तो महास्नानघर, महास्नानागार कहाँ मिला है? तो ये मोहनजोदड़ो से मिला है। और क्या मिला है यहाँ पे? ये नर्तकी की मूर्ति कहाँ मिली है? मोहनजोदड़ो से मिली है, ठीक है। मृतकों का टीले किसे कहते हैं? मोहनजोदड़ो को कहते हैं। और किस सभ्यता था ये? हड़प्पा सभ्यता से, हड़प्पा सभ्यता से, ठीक है। और क्या कहते हैं हड़प्पा सभ्यता को? सिंधु घाटी सभ्यता। सिंधु घाटी सभ्यता किसे कहते हैं? हड़प्पा सभ्यता को कहते हैं, ठीक है। मेलुआ सभ्यता किसे कहते हैं? हड़प्पा सभ्यता को, क्योंकि जो मेसोपोटामिया के इसके समकालीन सभ्यता थी नहीं, वो इसे मेलुआ सभ्यता कहते थे। ये क्वेश्चन भी पूछा गया। मेलुआ सभ्यता किसे कहते हैं? तो सिंधु घाटी सभ्यता को कहते हैं, ठीक है। कांस्य युगीन सभ्यता भी किसे कहते हैं? सिंधु घाटी सभ्यता को कहते हैं, ठीक है। अगला क्वेश्चन कौन सा रहेगा? संविधान सभा का अध्यक्ष कौन था? जवाहरलाल नेहरू, डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद, डॉक्टर बी.आर. अम्बेडकर, डॉक्टर राधाकृष्णन। तो संविधान सभा के अध्यक्ष कौन थे इनमें से? तो डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद। कब बने थे? 11 दिसंबर 1946 के अंदर। पहले किसे बनाया गया था? 9 दिसंबर 1946 को किसे बनाया गया था? डॉक्टर सच्चिदानंद
नंद को बनाया गया था। लेकिन 11 दिसंबर को इनकी तबीयत खराब होने के बाद फिर 11 दिसंबर को किसे बनाया गया था? 1946 को डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद को। बाद में क्या बने थे? ये भारत के पहले राष्ट्रपति बने थे। कौन? डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद। ठीक है, अगला क्वेश्चन कौन सा रहेगा? भारतीय राज्यों को भाषाई आधार पर पुनर्गठित किस वर्ष किया गया? भाषा के आधार पर 1953 के अंदर, 54 भी हो सकता है यहाँ पे, तो राज्य पुनर्गठन आयोग आया था, जिसे फजल अली आयोग भी कहते हैं, फजल अली आयोग। इसमें देखो क्या बोला गया, भारतीय राज्यों को भाषाई आधार पर पुनर्गठित किस वर्ष किया गया? तो पुनर्गठित किस वर्ष किया गया था? 1956 के अंदर किया गया, जिसमें क्या बने थे? 14 राज्य और 6 केंद्र शासित या संघ शासित प्रदेश बने थे। यानी कब किया गया था? 1956 के अंदर पुनर्गठित किया गया था। ठीक है, अगला क्वेश्चन कौन सा है? हमारे राष्ट्रीय ध्वज के चक्र में कितने तीलियां हैं? राष्ट्रीय ध्वज के चक्र में कितनी तीलियां रहेगी? 24 तीलियां। ठीक है, अनुपात आ जाए तो अनुपात चौड़ाई और लंबाई का, ये क्वेश्चन अगला ही क्वेश्चन है, पूछा गया है। ठीक है, पहले चक्कर में तीलियां पूछी गई और फिर राष्ट्रीय ध्वज की चौड़ाई और लंबाई में अनुपात। तो इसमें ऑप्शन देखो 1:2, 1:4, 2:5 और 2:3। तो कितना रहेगा? 2:3 इसका क्या रहेगा? राष्ट्रीय ध्वज के जो चौड़ाई और लंबाई का अनुपात रहेगा। ठीक है, हाँ एक बता दो मेरे को, जो राष्ट्रीय ध्वज हमारा इसमें 24 तीलियां हैं, इनका जो रंग है ना, कलर किस प्रकार का है? बच्चे कमेंट करके बता देना। ठीक है, क्योंकि ट्विटर और हरियाणा बुक में मैंने ये क्वेश्चन दिया था, आप एक बार उसमें सर्च करके फिर बता देना मेरे को। ठीक है, अगला क्वेश्चन कौन सा रहेगा? स्वतंत्र भारत का पहला कानून मंत्री कौन था? स्वतंत्र भारत का पहला कानून मंत्री डॉक्टर भीमराव अंबेडकर। कानून मंत्री कौन थे? डॉक्टर भीमराव अंबेडकर। अंबेडकर कानून मंत्री, स्वतंत्र भारत के पहले कानून मंत्री। देखो बच्चों, समस्या आती है ना, समस्या का सलूशन करना सीखो, तब जाके आपको सक्सेस मिलेगी। अगर अंबेडकर की जीवनी पढ़े ना, तो इन्होंने इतना स्ट्रगल किया, इतना स्ट्रगल किया, ना कि एक जॉब के लिए, इन्होंने अपने आप को और अपने समाज को जगाने के लिए इन्होंने इतना स्ट्रगल किया। आप इनकी जीवनी पढ़ना। ठीक है, अगर शिक्षा होती है ना, शिक्षा से ही आप खुद को, अपने आप को, अपने परिवार को, अपने रिश्तेदारों को, अपने समाज को बदल सकते हो। अगर आपने आज पढ़ नहीं रहे हो ना, वैसे सोच रहे हो भी एग्ज़ाम आएगा, पता नहीं कोरोना के बाद में एग्ज़ाम, कोरोना काल के बाद में एग्ज़ाम आएगा या नहीं आएगा, पता नहीं जॉब मिलेगी या नहीं मिलेगी। देखो जो ये सरकार की जो नीति है ना, प्रमोट कर रही है, ये सबसे ज़्यादा कोरोना से भी ज़्यादा हानिकारक है, क्योंकि कोरोना का इलाज हो सकता है, लेकिन अगर आपने पढ़ाई नहीं की ना, देखो 1 साल पिछला ख़राब हो गया और 1 साल ये प्रमोट करने से बच्चे सब कुछ भूल जाएंगे। अगर आपने खुद पे मेहनत कर रहे हो ना, तो आने वाले समय में बहुत कुछ अचीव कर सकते हो। अब लगभग 2 या 3% ही बच्चे पढ़ रहे हैं, ज़्यादा से ज़्यादा 5% ही बच्चे पढ़ रहे हैं। ठीक है, वो भी टाइम पास कर रहे हैं, इतना नहीं पढ़ रहे। लेकिन शिक्षा होती है ना, शिक्षा ही आपको सही अधिकार दिला सकती है, शिक्षा ही आपको अपने टारगेट, अपने सपने पूरे करा सकती है। लेकिन लगातार पढ़ना होगा, पढ़ाई नहीं छोड़नी आपको। क्योंकि जो पिछले लॉकडाउन में जो मेरे गुरुजनों ने मुझे कहा वही मैंने किया, और अब भी जो वो कह रहे हैं ना, वही मैं कर रहा हूँ। क्योंकि जो घर में स्टूडियो सेट किया ना, वो इसीलिए किया अभी पढ़ाई से दूर ना हो जाए। ठीक है, पूरे दिन पढ़ते हैं, फिर नाइट में वीडियो शूट करते हैं, सुबह लाइब्रेरी में जाके अपलोड करते हैं, वहाँ भी बच्चे 2-3 बच्चे मिल जाते हैं। तो यानी पढ़ते रहो लगातार। अगर अभी आप देखो, प्रैक्टिस और मेहनत लगन क्या होती है, आपको मैंने पहले भी बहुत सी क्लासों में एग्जाम्पल दिया है। रोहित शर्मा, ठीक है, रोहित शर्मा एकमात्र ऐसा बल्लेबाज है जिसने क्या किया, 2 शतक लगाई वनडे के अंदर, 3 2 शतक लगा चुका है यह बंदा। ठीक है ठीक है, यानी इसने अपने आप के ऊपर खुद मेहनत की और वो मेहनत इसको निखार के लेके आई। अगर आप इस समय मेहनत कर रहे हो ना, और हाँ इसके 2 शतक देखना आप,
पहले ये आराम से खेलता है, पिच के ऊपर रुकता है, क्योंकि जो इसकी पहली 50 आती है ना वो 60 से 65 बॉलों पे आती है। फिर इसकी अगली जो 50 आती है ना, जब शतक मारता है तो अगली 50 आती है इसकी 50 बॉलों पर। फिर चौथी 50 आती है ना, वो आती है इसकी 40 या 35 बॉलों पर। जब इसकी तीसरी 50 आती है 40 से 35 बॉलों पर। जब चौथी 50 आते हैं ना, वो 25 बॉलों पे 50 क्रॉस कर जाता है ये। यानी पिच पे आपको रुकना पड़ेगा, आपको मेहनत करनी पड़ेगी, तब जाके आपका सिलेक्शन होगा। ऐसे नहीं होगा अभी एग्जाम आएगा उस टाइम देख लेना। अगर हरियाणा पुलिस की बात करें ना, तो हरियाणा पुलिस के अंदर लगभग 16 से 17 लाख फॉर्म भरे गए हैं उस टाइम। सभी के सभी अगर 1 लाख निकाल दे तो 15 लाख बच्चे एग्ज़ाम के लिए तैयार होंगे भी हम एग्ज़ाम देंगे। लेकिन अब कितने तैयारी कर रहे हैं वो मायने रखता है। अगर आप अभी तैयारी कर रहे हैं ना, तो वो आपको सक्सेस दिलाएगी, ना कि उस समय उस भीड़ में। तो अगला क्वेश्चन देखते हैं। उम्मीद करता हूँ दोस्तों आप मेरी बात सलाह अच्छी तरह से गौर करोगे और लगातार पढ़ाई करोगे, क्योंकि मेरे मायने नहीं रखता। अभी अगर अपने जो 150 भी बार है ना, उसमें से अगर 15 बच्चे भी पढ़ रहे हैं ना, तो मेरे लिए बेनिफिट है, क्योंकि ये 15 बच्चे हैं ना, ये आने वाले समय में सिलेक्शन पक्का लेंगे। तो अगला क्वेश्चन कौन सा रहेगा? हिरोशिमा पर परमाणु बम कब गिराया गया? तो 6 अगस्त 1945 को। हिरोशिमा और नागासाकी, हिरोशिमा पर बम कब गिराया था? 6 अगस्त 1945 को। और उसके बाद में क्या हुआ था? द्वितीय विश्व युद्ध का खत्म हो गया था। ठीक है। ब्रिटेन ने किस वर्ष अमेरिका को स्वतंत्रता की मान्यता दी? ब्रिटेन ने, देखो पहले अमेरिका भी तो गुलाम था, तो 1783 के अंदर क्या हुआ था? अमेरिका आज़ाद हुआ था भाई। ये ब्रिटेन वाले सभी देशों पे अपना शासन किया है। ठीक है। और अगला क्वेश्चन कौन सा रहेगा? क्वेश्चन भाई आसान से पूछे जाते हैं, कोई ज़्यादा मुश्किल नहीं पूछे जाते, लेकिन अपनी तैयारी मायने रखती है भी हम किस तरीके से तैयारी कर रहे हैं। मैंने आपको पिछली क्लास में बताया, आपको 4-5 टॉपिक ऐसे बताए थे जिसमें से क्वेश्चन पूछे जाते हैं, जैसे देश की राजधानी, देश की करेंसी, देश की संसद, यहाँ से क्वेश्चन पूछे जाते हैं। दूसरा खेल, खिलाड़ी और उनसे संबंधित स्टेडियम या ट्रॉफी, वहाँ से क्वेश्चन पूछे जाते हैं। तीसरा कहाँ से पूछे जाते हैं? पुस्तक और लेखक। ठीक है। हाँ, वन्य जीव अभ्यारण्य, पूरे भारत में वन्य जीव अभ्यारण्य कहाँ से कौन सा है, तो वो भी क्वेश्चन पूछे जाते हैं। तो अगला क्वेश्चन कौन सा रहेगा? डेविस कप किस खेल से संबंधित है? तो ये रहेगा टेनिस से, लॉन टेनिस से डेविस कप। ठीक है। यानी खेल और जो ट्रॉफी है ना, वहाँ से क्वेश्चन पूछे जाते हैं। ईरानी ट्रॉफी पूछा गया था, ईरानी ट्रॉफी क्रिकेट से, रणजी ट्रॉफी क्रिकेट से। ठीक है। और कौन सी रहेगी? संतोष ट्रॉफी, ये भी क्वेश्चन पूछा गया था फुटबॉल से, संतोष ट्रॉफी किससे संबंधित है? फुटबॉल से। ठीक है। और कौन सी है? आगा खां कप, आगा खां कप किस खेल से है? हॉकी से। ठीक है। ये क्वेश्चन पूछे गए हैं अभी सभी के सभी जो मैं लिख रहा हूँ। ठीक है। और कौन सा रहेगा? ये प्रीवियस ईयर के पेपरों में पूछे गए हैं। ठीक है। आप क्वेश्चन पेपर उठा के भी देख लेना। अगला क्वेश्चन कौन सा रहेगा? दिलीप ट्रॉफी क्रिकेट से दोस्तों, हॉकी से नहीं, क्रिकेट से। ठीक है। अगला क्वेश्चन कौन सा रहेगा? संसद ने हाल में ही जीएसटी विधेयक पारित किया, यह खालिस्तान संवैधानिक संशोधन विधेयक है। देखो अगर इसमें आ जाए ना, कौन सा संविधान संशोधन था? विधेयक है, संविधान संशोधन विधेयक। तो कौन सा था? ये 122वां संविधान संशोधन विधेयक था। कब लागू हुआ था? तो 1 जुलाई, जीएसटी कब लागू हुआ था? 1 जुलाई 2017 पूरे भारत के अंदर लागू हुआ था। 1 जुलाई 2017 के अंदर पूरे भारत में जीएसटी लागू हो गया था। ठीक है। कौन सा संविधान संशोधन विधेयक था? तो ये 122वां संविधान संशोधन विधेयक था। हाँ, कमेंट करके मेरे को बता देना कौन सा संविधान संशोधन था। पहले विधेयक बिल पास किया जाता है, फिर संशोधन होता है। संविधान संशोधन कौन सा था? वो विधेयक था, ये वो बिल था, ये संशोधन है। तो बता देना आप कौन सा था, कमेंट करके जरूर बताना मेरे दोस्तों। ठीक है। तो अगला क्वेश्चन कौन सा रहेगा वो देखते हैं। कोई बच गया होगा क्वेश्चन, देख लेते हैं एक बार। मेरे को नहीं लग रहा। हाँ,
पृथ्वीराज रासो द्वारा, पृथ्वीराज रासो रचना के लेखक कौन है? तो पृथ्वीराज रासो की रचना के लेखक कौन है? तो चंद्रवरदाई रहेंगे। पृथ्वीराज रासो, पृथ्वीराज चौहान के दरबारी कवि कौन थे? तो चंद्रवरदाई थे। उसने कौन सी पुस्तक लिखी थी? तो पृथ्वीराज रासो, पृथ्वीराज रासो किसने लिखी थी? चंद्रवरदाई ने। पृथ्वीराज चौहान ने संहिता के चक्कर में तराइन का दूसरा युद्ध हार गया था, और पहला युद्ध कौन जीता था? पृथ्वीराज चौहान ने जीता था। ठीक है, अगला क्वेश्चन कौन सा रहेगा? हाँ, काजीरंगा वन्य जीव अभयारण्य, काजीरंगा वन्य जीव अभयारण्य ये कहाँ रहेगा? ये असम के अंदर रहेगा। असम के अंदर क्वेश्चन ये पूछे जाते हैं वन्य जीव अभयारण्य से। मैंने गिर वन्य जीव अभयारण्य भी आपको बताया था, गिर वन्य जीव अभयारण्य सिंह के लिए अगर रहेगा। ठीक है, तो वो कहाँ था? गुजरात के अंदर था। अब ये बता दिया कालीरंगा वन्य जीव अभयारण्य का रहेगा, असम के अंदर रहेगा। यानी यहाँ से क्वेश्चन पूछे जाते हैं। अगला क्वेश्चन देखते हैं कौन सा है, कोई रेल तो नहीं गया होगा। दोस्तों यही क्वेश्चन थे जो अपने प्रीवियस ईयर के पेपर थे। आज की क्लास में इंपॉर्टेंट क्वेश्चन हमने किए। अगर आपको वीडियो अच्छे लगे ना तो कमेंट कर देना, बता देना, और अपने दोस्तों को शेयर भी किया करो। भी मैं भी मेहनत कर रहा हूँ, क्योंकि मैं ये बात पहले भी आपको कह चुका हूँ यार, 5-5 सब्सक्राइब तो करवा सकते हो, मेरा भी हौसला बढ़े, मैं भी मोटिवेशन हूँ। भी ठीक है, मेरे भी सब्सक्राइबर बढ़ रहे हैं, मेरे भी लाइक आ रहे हैं, बच्चे देख रहे हैं, तो मेरा भी हौसला बढ़े। ठीक है, तो आपसे उम्मीद चाहूँगा भी आप शेयर ज़रूर करेंगे, अपने दोस्तों को बताएंगे। तो क्लास अच्छी लगे तो कमेंट कर देना। तो आज का सेशन यहीं ख़त्म करते हैं। ठीक है, जय हिंद, जय भारत।